दूसरे कार्यकाल के लिए राजन के ना कहने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जी बिजनेस पर पहली बार बयान दिया है। जेटली ने कहा है कि रघुराम राजन ने अच्छा काम किया है और उनके उत्तराधिकारी की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं बैंकों के मर्जर पर जेटली ने कहा कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, सबको मिलकर काम करना होगा। जेटली ने ब्रेक्सिट पर कहा कि इसका असर पूरी दुनिया में होगा। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जो विकास पर मनाया जा रहा है, उस विकास रथ की अगर किसी ने बागडोर संभाली है, अर्थव्यवस्था की बागडोर, तो वो है वित्त मंत्री अरुण जेटली जी। सर, 2 साल पहले जो अर्थव्यवस्था की विकास रथ था वो कहीं गड्ढे में अटक गया था या कहीं भटक गया था, लेकिन 2 साल के बाद देख रहे हैं कि 7.6 7.9 की रफ्तार से भाग रहा है, वो भी ग्लोबल स्लो डाउन के मतलब अपोजिट माहौल में। सर, ये 2 साल की उपलब्धियों के बारे में जो आपका ये असेसमेंट है, अगर पूरा आकलन लेना है तो 2 साल पहले कहा जाता था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, नीति निर्माण को लकवा मार चुका है। पूरा दुनिया भारत की तरफ देख नहीं रही थी। एक इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने लिखा कि जो आई है इंडिया, वो ब्रिक्स में से बाहर हो जाएगा। विश्व की 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो नीचे आ रही थी, जिनको कमजोर 5 कहा जाता था, द फ्रेजाइल 5, हम उसमें पहुंच गए थे। तो यूपीए एक प्रकार से इस तरह के आईसीयू में इस देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ के गई, और उसके कई आपको प्रमाण नजर आते थे। जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से विश्वसनीयता पुनः कायम करना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। निर्णय लेना, सही दिशा में लेना, एक दिशा में लेना। जब पूरी दुनिया सफल होती है और उसमें हम भी तैर जाएं, तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जब दुनिया विरोध और मुखालिफ तरीके से चल रही है, स्लो डाउन के मोल्ड में है, उसमें हम तरक्की करें और पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रेजाइल 5, उसमें से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएं, मुझे लगता है सरकार का जो अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट है, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है। सर, जो आने वाले चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और 2 साल की उपलब्धियां जो सारे मंत्री लोग बता रहे हैं हर जगह, आपको लगता है कि ये 2 साल की उपलब्धियां जो हैं इन विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेंगी? लोगों को लगेगा कि हाँ, निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि लोग तुलना करते हैं जी, और तुलना के साथ साथ राज्यों में कई बार राज्यों के मुद्दे भी आते हैं, और स्वाभाविक है उन पे कहीं लाभ होता है, कहीं नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि जो इस आने वाले 1-1.5 साल के चुनाव हैं, निश्चित रूप से हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। सर, जो आरबीआई गवर्नर को लेकर बहुत बड़ा हेडलाइंस चल रहे थे काफी दिनों से, खुद आरबीआई गवर्नर ने ही उस पर कहें तो फुल स्टॉप लगा दिया है। अब उन्होंने कहा, आपने भी ट्वीट करके बोला कि अब नए आरबीआई गवर्नर का चुनाव होगा। किस तरह का प्रोसेस होगा सर, और किस तरह का ये चीजें होंगी? मैंने कल भी कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं और उनके निर्णय का सम्मान करते हैं, और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने फंडामेंटल ताकतों पे चलती है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो अर्थव्यवस्था आगे मजबूत चलेगी। जिस प्रकार का माहौल देश में है और जिस प्रकार के निर्णय चल रहे हैं, उनका एक अच्छा योगदान रहा। जो उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, मैं विश्वास करता हूं अच्छे व्यक्ति होंगे। सरकार बिल्कुल सभी प्रमाण सोच समझकर उसका चुनाव करेगी, और उस चुनाव चयन प्रक्रिया में कुछ समय तो स्वाभाविक लगता है सरकार को मन बनाने में। कोई सरकार अब्रप्टली मन नहीं बनाती, कोई पहले से हमने मन नहीं बनाया होगा, और निश्चित रूप से उसमें पूरी कंसल्टेशंस के बाद शीघ्र ही सरकार उसका निर्णय करेगी। जो नया गवर्नर आएगा सर, उसके सामने 2 चुनौतियां छोड़ के गए हैं पुराने गवर्नर। एक है कि एनपीए की समस्या जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया, और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी की कमी। ये दोनों जो समस्याएं हैं, वो कितनी बड़ी समस्या रहेगी आने वाले दिन? देखिए, जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मैं मानता हूं डॉक्टर राजन के टेन्योर में सरकार और आरबीआई के समन्वय से ये बहुत सकारात्मक एक कदम आगे बढ़ा है। आरबीआई एक एक्सपर्ट संस्था है, आरबीआई गवर्नर उसके प्रमुख होते हैं, और सरकार एक जवाबदेही होती है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी दोनों की कंसल्टेशन में बने,
और आरबीआई गवर्नर का उसमें क्रिटिकल रोल रहे। ये एक फॉर्मूला जो हमने बनाया एक्ट को बदल के, आरबीआई और सरकार ने कंसल्टेशन करने के बाद, वो एक अच्छा फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर राजन के उत्तराधिकारी होंगे उनके ऊपर यह दायित्व आएगा कि उसको एग्जीक्यूट करना। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और आरबीआई एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक अनुभवी इंस्टीट्यूशन है, और सरकार के जो नुमाइंदे होंगे वो भी अच्छे स्तर के लोग होंगे, वो मिलकर एक निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचेंगे। एनपीए वाला जहां तक एनपीए का विषय है, ये एक गंभीर समस्या है। गंभीर इसलिए है कि लोन देना बैंक का काम है, विकास के लिए लोन आवश्यक है। कोई 100% अपनी पूंजी नहीं लगा पाता, ना ही किसी के पास है, और इसलिए बैंकों की जो क्षमता है लोन्स देने की, बैंक कमजोर होते हैं तो उनके ऊपर असर पड़ता है। इसलिए जो एक प्रक्रिया बैंक्स की बैलेंस शीट को साफ करना, और साफ करने के बाद उसमें से बैंक की क्षमता को बढ़ाना, ये एक सरकार के सामने भी अब प्राथमिकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है सरकार द्वारा और आरबीआई द्वारा डॉक्टर राजन के टेन्योर में, वो प्रक्रिया आगे चलेगी, और एक संयम के साथ जिसमें लोन भी मिलते रहे और एनपीए भी कम हो जाए। पैनिक रिएक्शन में लोन देने बंद हो जाए जिसका नुकसान होगा, ऐसी परिस्थिति ना हो, और हम वो एक प्रक्रिया पूरी करेंगे। और मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ समय चुनौती का तो निश्चित रूप से है एनपीएस के सवाल पर, लेकिन जिस प्रकार से बैंक्स के ऑपरेशनल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसको हम ओवरकम कर पाएंगे। एसबीआई वाला तो हो गया सर, एसबीआई ने डिसीजन ले लिया सर, अभी आने वाले बहुत सारे बैंक है, उस पर सरकार कितनी जल्दी? एसबीआई का एक स्वाभाविक डिसीजन था, एक सरल डिसीजन था, लेकिन बाकी बैंक्स के तुलना में बैंक्स को मजबूत करना वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और जैसे ही एक बार बैंक्स मजबूत होते हैं, फिर उसके बाद उनमें कोई कमजोर रह जाता है तो उसको किसी मजबूत के साथ करना, ये चयन हम बाद में करेंगे। आखिरी सवाल सर पूछूंगा, ब्रिटेन के एग्जिट को लेकर भी काफी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में देखा जा रहा है कि उन फ्राइडे को रेफरेंडम होगा। ग्लोबल सिचुएशन है, इंडिया भी अछूता नहीं है। अगर ब्रिटेन का एग्जिट होता है तो उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या उसका संकेत होगा? देखिए, इस वक्त जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें स्लो डाउन है, और एक बहुत बड़ी स्लो डाउन का एक अध्याय यह है कि किसी को यह अंदाजा नहीं कि ये कितना लंबा चलेगा। काफी लंबा चला है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसलिए अगर ब्रिटेन एग्जिट करता है यूरोपियन यूनियन से, तो स्वाभाविक है कि उस प्रक्रिया में विश्व की अर्थव्यवस्था में एक भूकंप तो आएगा। अब उस भूकंप का कितना असर पूरी दुनिया में होगा और कितने लंबे अरसे के लिए होगा, क्योंकि दुनिया में स्टॉक मार्केट्स, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे असर ना पड़े, लेकिन स्टॉक मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, कुछ समय उसका एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। सर, आपने इकोनॉमिक सवालों के साथ साथ राजनीतिक सवालों को भी जवाब दिया। हम उम्मीद करेंगे जो एसएडी और बीजेपी का गठबंधन है वो तीसरी बार भी यहाँ पर आए, और आप लोगों को जो 2 साल का पूरा जो उपलब्धि मोदी सरकार का है लोगों तक पहुंचे, और तीसरी बार भी यहाँ रखेंगे। देखिए, आज के इस बठिंडा के कार्यक्रम में जो प्रेजेंटेशन सुखबीर सिंह बादल ने दिया, सच में पंजाब के अंदर जिस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो विकास का है। यहाँ की कृषि अच्छी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, और अब उद्योग, विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग के उद्योग और शिक्षा, ये 3-4 चीजों को अच्छी तरीके से हम सुधार पाए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। शुक्रिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए बठिंडा के कार्यक्रम के दौरान 2 साल के मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए उम्मीद करेंगे कि जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसके जरिए लोगों तक ये बात सरकार की पहुंचे, और सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है बढ़े, और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी खासी तरक्की करे। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, बठिंडा।
तो ये थी एक खास बातचीत वित्त मंत्री अरुण जेटली से और उन्होंने एक बार फिर सराहा, अगर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर सराहा और ये उम्मीद जताई कि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन के गवर्नर पद पर दूसरे कार्यकाल से इनकार करने के बाद अब इस बात पर अटकलें तेज हो गई हैं कि राजन का उत्तराधिकारी कौन होगा। वैसे इस रेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनके अलावा इस लिस्ट में जो नाम है उनमें मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विजय केलकर सीनियर इकोनॉमिस्ट, राकेश मोहन फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई, अशोक लाहिरी फॉर्मर सीईए, सुबीर गोकन ईडी आईएमएफ, अशोक चावला चेयरमैन एनएससी, अरुंधति भट्टाचार्य जैसे कि हमने आपको बताया उनका नाम है, उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर आरबीआई, अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर।